Assalamu alaikum dear students and welcome to the video lectures of organizational behavior. This is part 4 of our personalities and values topic. हमने previous lectures में personalities को discuss किया, personality होती क्या है, personality की definition हमने कहा it is relatively enduring यानी एक consistent characteristics होती हैं इंसान के अंदर जो उसकी feeling, thinking और behaviors को explain करती हैं. ये इमोशंस की तरह ये वीक नहीं होती कि इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाए. ये एटीट्यूड्स की तरह भी नहीं होती कि जो ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके चेंज हो सकते हैं. ये परसेप्शंस की तरह भी नहीं होती जो फौरी तौर पे फॉर्म होती हैं, लेकिन ये आपकी एटीट्यूड्स, इमोशंस, परसेप्शंस और बिहेवियर्स ये सबको अफेक्ट करती हैं. और पर्सनैलिटी सिचुएशन के साथ मिलकर एक्सप्लेन करती है कि इंसान एक ख़ास तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है. और इस पर्सनैलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं. हमने इसके अंदर बिग 5 पर्सनैलिटी टाइप्स को डिस्कस किया जिसमें वेरियस पर्सनैलिटी टाइप्स आ जाती हैं, डायमेंशंस आ जाती हैं. और हमने इनको इसलिए डिस्कस किया कि हमने कहा कि हम सिर्फ बिग 5 को यूज़ करके भी एक इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन अ ब्रॉडर मैनर. फिर हमने डिफरेंट रेलिवेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर्सनैलिटी टाइप्स को डिस्कस किया जिसके अंदर हमने कहा कि वी कैन हैव पर्सनैलिटी सच एज रिस्क टेकर्स, वी कैन हैव पीपल हु हैव सेल्फ मॉनिटरिंग. फिर हमने लोकस ऑफ कंट्रोल के जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब है वो लोग ये बिलीव करते हैं कि व्हाट वी डू इन लाइफ वी हैव थिंग्स इन कंट्रोल. और जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है ये फैटलिस्ट होते हैं. ये वो लोग होते हैं कि जो समझते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उनका बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं है. सब कुछ जो है वो चूँकि फेट की वजह से हो रहा है इसलिए उनको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. फिर हमने देखा कि कुछ लोग हैं जिनकी सेल्फ इस्टीम हाई होती है यानी दे दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड दे थिंक हाई ऑफ देमसेल्व्स. लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा सेल्फ इस्टीम हाई है कि वो बिल्कुल ही एक ग्रैंडियोज लेवल पे पहुंच जाए तो फिर वो नार्सिज्म में कन्वर्ट हो जाती है. फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी टाइप डिस्कस की विच इज़ सेल्फ एफिकेसी, दैट इज़ कॉन्फिडेंस ऑन योर एबिलिटी टू डू थिंग्स. सेल्फ एफिकेसी के स्पेसिफिक भी हो सकती है कि आप डिफरेंट टास्क जो हैं उनके बारे में आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई हो, और सेल्फ एफिकेसी इन जनरल भी हो सकती है जिसमें आप ओवरऑल सोचें कि यू हैव एबिलिटीज टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. आपको वो चीज़ें चैलेंजिंग लगती हैं, आप उनको लर्न कर सकते हैं, और आपको अगर कोई मुश्किल टास्क दिया जाए तो आप उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको उसके अंदर मास्टरी की ट्राई करते हैं. देन वी डिस्कस्ड ऑप्टिमिज्म एज अ पर्सनैलिटी टाइप. एंड ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं कि जो उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ होने वाला है उनकी एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है उसके उस हवाले से. तो दीज वर ओनली फ्यू ऑफ द पर्सनैलिटी टाइप्स दैट वी डिस्कस्ड. और उसके साथ MBTI हमने डिस्कस किया कि ये डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं पर्सनैलिटी के जिनको मिला के आप लोगों को की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये अगर हम ओबी मॉडल को एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे देखें जो इंडिविजुअल लेवल की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब हमारी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जा रही है कि ये सारे डायमेंशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि लोग जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, वो एब्सेंट हो रहे हैं, उनकी टर्नओवर कैसी है, वो डेविएंट बिहेवियर तो नहीं शो कर रहे, उनका सिटीजनशिप बिहेवियर है, सेटिस्फेक्शन, ये तमाम चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकें थ्रू दीज फैक्टर्स विच बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक हैं उनके, या बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिनमें उनकी एबिलिटीज़, उनकी एज, उनका फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स ये भी हो सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ जिस तरह हमने भी डिस्कस किया, एंड इमोशंस जब उन्हें डिस्कस करने हैं, उनकी वैल्यूज़, उनकी एटीट्यूड्स, उनकी एबिलिटी. तो यहाँ पे हमारे पास एक और डायमेंशन आ जाती है इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स विच इज़ द वैल्यूज़ ऑफ द पीपल. और ये वैल्यूज़ का भी एक ताल्लुक है with how the people behave, how the people are motivated, how the people perceive things, and the attitudes of the people. So, what are values?
अगर आसान अल्फाज में मैं कोशिश करूँ तो हम वैल्यूज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी बिहेवियर, किसी भी एक्शन या किसी भी कंसेप्ट के बारे में आपका ये बिलीव कि इट इज़ गुड और इट इज़ बैड, और आपका ये पर्सनल बिलीफ और आपका ये बिलीफ कि ये सोशली एक्सेप्टेबल है, दैट इज़ योर वैल्यूज़। सो ये एक जजमेंटल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके जहन में एक आइडिया है कि अबाउट एनीथिंग दैट इज राइट, दैट इज गुड और डिजायरेबल, और दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट गुड और दैट इज नॉट डिजायरेबल। जिस तरह हम यहाँ पे एक एग्जांपल में एक सिंपल एग्जांपल कोट करता हूँ। हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट थेफ्ट, यानी चोरी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट थेफ्ट? ऑब्वियसली आई बिलीव कि आप सब लोग ये सोचोगे कि थेफ्ट इज रॉन्ग। क्या 100% पीपल यही सोचते हैं? मे बी देयर आर पीपल, ऑब्वियसली जो थीफ, जो खुद थीफ होगा, जो चोरी करता होगा, वो यही सोचेगा कि थेफ्ट इज नॉट रॉन्ग, इट इज माई राइट, और उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन, कोई मोरल जस्टिफिकेशन उसके जहन में होगी। तो वैल्यूज का बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो मोरालिटी से है, अबाउट अ फिलोसफी ऑफ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम जो है वो हर किसी का डिफरेंट होता है। जिस तरह हमने कहा पर्सनैलिटी डिफरेंट है, इसी तरह वैल्यूज भी डिफरेंट है। इट इज अ बेसिक बिलीव ऑन हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ और हाउ टू लिव योर लाइफ दैट इज पर्सनली और सोशली प्रिफरेबल आपके लिए, एज अ पर्सन और एज अ सोसाइटी। क्या चीज प्रिफरेबल है, दैट इज द वैल्यूज। सो हम सबके अंदर एक हायरार्की ऑफ वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यूज का एक आपस में एक इंटर रिलेशनशिप होता है, और हम उनको एक इम्पोर्टेंस असाइन करते हैं जो हमारे पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी है और उसके लिए कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसको ज़्यादा वैल्यू जो है उसकी इम्पोर्टेंस असाइन करेगा उन वैल्यूज। अब ये डिपेंड करता है अबाउट रिगार्डिंग आपकी फैमिली, रिगार्डिंग योर सोसाइटी, किन चीज़ों को प्रिफर किया जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी में, और ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए, रिलीजियस वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारे दीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पर आप ये भी अप्रिशिएट करोगे कि विद इन आवर रिलीजन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ की जाती है। कुछ लोग इबादत को ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग जो है वो ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं उन वैल्यूज़ में। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? जैसे किसी के लिए फ्रीडम, वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, के फ्रीडम होनी चाहिए, हमें हमें राइट्स होने चाहिए। किसी के लिए प्लेयर्स जो है उनकी वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, ओबीडियंस हो सकती है, इक्वालिटी हो सकती है। अब आप खुद देखें कि ऑनेस्टी इज वन ऑफ दोज वैल्यूज विच हैज अ लो हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर सोसाइटी। क्योंकि विद द टाइम हमारी सोसाइटी ऐसी शेप हो गई है कि उसमें ऑनेस्टी की गुंजाइश खत्म हो गई है। अब अगर देखा जाए तो हम जो एक ग्रेव सिन है, ये एक बहुत बड़ा जो एक बहुत नेगेटिव डीड है, दैट इज ब्राइबरी। उसको हम वैल्यू सिस्टम में रॉन्ग नहीं समझते, और ना सिर्फ रॉन्ग नहीं समझते, हमने डिफरेंट जस्टिफिकेशंस बना ली हैं कि हम उसकी कोई ना कोई उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में, जैसे कई लोग उसको गिफ्ट का नाम दे देते हैं, कई लोग उसको राइट का नाम दे देते हैं, कई लोग उसको इसलिए अपनी वैल्यू सिस्टम में नेगेटिव नहीं सोचते बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज हाउ द थिंग्स आर एंड दे हैव सीन अदर्स डूइंग दैट। तो ये एक वैल्यू सिस्टम एक एक्सेप्टेबल एक्शन के तौर पे सामने आ गया। इसी तरह इक्वालिटी है, वो भी एक वैल्यू सिस्टम। तो ये डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में हमारी एक जो एक जजमेंटल सोच है अबाउट इफ इट इज गुड, राइट और नॉट गुड और नॉट राइट, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, दैट इज द वैल्यू।
Just like personalities, values are also relatively constant and consistent, which mean कि over the time ये stable भी होती हैं और enduring भी होती हैं और बहुत आराम से change नहीं होती. और यही एक वजह है कि if you recall कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की तो लोगों को इस नए दीन की वहदानियत को, इसकी सच्चाई को, अल्लाह की वहदानियत को और इस दीन की सच्चाई को समझने में टाइम लगा. और उसके अंदर उनका चूंकि मौक़िफ़ ये था कि हमने प्रीवियसली लोगों को यही करते देखा है जो हमारे फोर फादर्स हैं, और उनके जहन में ये बात चूंकि बैठी हुई थी कि उनके कि यही राइट है जो हम करते हैं, तो उनके वैल्यूज सिस्टम को चेंज करने में टाइम लगा. सो इट टाइम जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैल्यूज को चेंज करने में, प्लस द लॉजिक. लोगों को चीज़ों की लॉजिक या सच्चाई समझाना, और लॉजिक के साथ हम यहाँ पे ट्रुथ भी कर देते हैं, इट इज़ ऑलवेज अ टाइम टेकिंग टास्क. ठीक है, और इसमें एक एफर्ट्स भी करनी पड़ती हैं, इसमें आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें करके दिखानी पड़ती हैं, इसमें आपको सिचुएशन, एक माहौल भी बनाना पड़ता है. तो आपने जब देखा कि हिजरत के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए और वहाँ पे मुस्लिम्स ने एक अपनी एक गवर्नमेंट बनाई, एक पावर दी, एक सिचुएशन क्रिएट की कि लोगों को काम करके दिखाया, तो फिर ज़्यादा जल्दी इस्लाम की ग्रोथ हुई. ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम्स जो है वो इंसान के रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, और ना सिर्फ स्टेबल होते हैं, ये आपके एटीट्यूड्स, आपकी मोटिवेशंस, आपके बिहेवियर्स, हर चीज़ पे अफेक्ट करते हैं. और इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल्स ना भी कोट करूं तो आपके पास समझ आ जाएगी कि हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हम जब किसी भी वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारी वैल्यूज के साथ कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रही होती हैं. और यही चीज़ मैंने एटीट्यूड्स के चैप्टर में भी आपके साथ शेयर की थी कि हम सम टाइम कोई चीज़ हमें हमारा बॉस करने को कहता है, लेकिन हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ वो चीज़ मैच नहीं होती, तो हम रिलक्टेंट हो सकते हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने में. और ये एक्सपीरियंस मैं पर्सनल भी अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि आई जॉइंड अ जॉब एज एन एडमिन मैनेजर इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और वहाँ पे मुझे ये फोर्स किया गया कि आप चूंकि वो एक डोमेस्टिक मीटर पे रन कर रहे थे अपना जो है बिजली का मीटर, एक डोमेस्टिक कनेक्शन पे रन कर रहे थे, तो मुझे फोर्स किया गया कि आई नीड टू ब्राइब द लाइन मैन कि हम इसको कंटिन्यू करें. एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि जब मुझे उसको रिफ्यूज करना पड़ा, बिकॉज आई दैट इज अगेंस्ट माय वैल्यू सिस्टम. तो आप ये प्रैक्टिकली आपको अपनी जॉब्स में इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और ये आपकी एक कन्विक्शन होती है कि आप उसको किस हद तक अपोज कर सकते हैं, आपकी क्या सिचुएशन है कि क्या आप उसको मना कर सकते हैं या आप उसको नहीं मना कर सकते. फिर समटाइम्स कुछ हमारी ऐसी वैल्यूज होती हैं विच आर जो मे बी मोरालिटी से इतनी ना बिलीव करती हूँ, लेकिन हमारे कल्चर की वजह से या हमारी फैमिली हिस्ट्री की वजह से वो हमारे अंदर इनकलकेट हो जाती हैं. तो जिस तरीके से हो सकता है किसी बंदे ने ये वैल्यू बना लियो कि मैंने जहाज का सफ़र नहीं करना, उसको वो राइट नहीं लगता, और उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट हो कि उसने जहाज पे सफ़र करना है, तो पॉसिबल है कि वो उस चीज़ को मुश्किल हो जाए इम्प्लीमेंट करना, जॉब के साथ चलना. ठीक है, तो इट इन्फ्लुएंस अवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. हम बहुत सारे दूसरे जब मुल्कों में जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं, तो अपने वैल्यू सिस्टम की वजह से हमारे एक एक्सेप्टेबिलिटी उन हो सकता है उनके लिए ना हो. कुछ ऐसी टीचिंग्स हमारे जहन में है, और इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ये हमने खुद डिसाइड करना है. दिस इज वाइल वी आर बिग इनफ टू डिसाइड दैट. लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी वैल्यूज की वजह से हमारा बिहेवियर्स और हमारे जो जॉब रिलेटेड आउटकम्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं. इट कैन अफेक्ट अवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, इट कैन अफेक्ट अवर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि समटाइम्स हमारे वैल्यूज की वजह से ऑब्जेक्टिविटीज और रैशनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकती है. हम ज़्यादा अपनी जो राइट और रॉन्ग है उसको ज़्यादा अहमियत दें, और जो लॉजिक है उसको कम अहमियत दें. So it represents interpretation of what is right and what is wrong, and it varies from person to person.
It implies that some behaviors or outcomes are preferred over other. वैल्यूज में टू क्लासिफिकेशंस होती हैं, उनको हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक तो वो वैल्यूज होती हैं विच आर टर्मिनल वैल्यूज, विच आर बेसिकली द आउटकम्स या एंड रिजल्ट, जिसको हम एंड रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, कि हम क्या चीज जो है वो चाहते हैं या क्या चीज जो है एट द अचीव करना चाहते हैं एज द फाइनल गोल्स। तो एक तो वैल्यूज उससे रिलेट करती हैं, और एक टाइप ऑफ वैल्यूज होती हैं विच आर इंस्ट्रूमेंटल, विच इज एक्चुअली द रोड और द पाथ थ्रू विच आप अपनी टर्मिनल वैल्यूज को जो है वो रीच कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आर ओवर प्रेफरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर्स और मींस ऑफ अचीविंग वंस टर्मिनल वैल्यूज। तो अपनी टर्मिनल वैल्यूज को हासिल करने के लिए हम क्या रास्ता अपनाते हैं और हम किस तरीके से उसको अपनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे की टर्मिनल वैल्यू है कि उसके पास हर हालत में पैसा होना चाहिए, और हो सकता है कि उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू उसको ये डिक्टेट करे कि चूंकि उसकी टर्मिनल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो बाय हुक और क्रोक, बाय एनी राइट और रॉन्ग मीन उसने उस पैसे को हासिल करना है। तो उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो हैं उसको पैसे के हसूल का गलत और सही तरीके के ऊपर उसके कुछ ओवरशैडो कर लेंगी कि उसको पैसा चूंकि हासिल करना ही है, तो वहां पे हो सकता है उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज उसको डिक्टेट करें कि इसमें सही और गलत नहीं है, सिर्फ पैसा ही है एवरीथिंग। जबकि उसके बरक्स कुछ लोग पैसा जरूर कमाना चाहते हैं, उनकी टर्मिनल वैल्यूज हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन उनकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज उनको ये डिक्टेट करती हैं कि हमेशा अच्छे और सही तरीके से, विच इज लीगल एंड विच इज रिलीजियसली एंड एथिकली एक्सेप्टेबल वे, तो हमें उस तरीके से पैसा कमाना चाहिए। People in same occupations categories tend to hold similar values। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने देखा कि जैसे हम आजकल कहते हैं कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान में नहीं, बहुत दुनिया में भी शायद ये है कि जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, आजकल उनके लिए उनकी जो पैसा बनाना उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल जो है वैल्यूज जो है वो इनकलकेट हो जाती हैं। ठीक है, और हालांकि मैं ये समझता हूँ कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि जब उन प्रोफेशंस में जाते हैं, जैसे लॉयर्स हैं, आजकल आपने देखा कि लॉयर्स की एक बड़ी जिसे कहते हैं एक तहरीक उन्होंने चलाई, और उसके बाद वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तहरीक। तो वो उन्होंने कुछ वैल्यूज अपने अंदर के भी हमने अपने राइट्स जो है वो हासिल करने बाय हुक और बाय क्रोक, तो वो एक सिमिलर वैल्यूज आ जाती हैं आपके अंदर। लेकिन वैल्यूज बिटवीन ग्रुप्स वेरी भी करती हैं। कुछ लोग जो हैं वो एक तरीक़ाकार को सही नहीं भी समझते उसी ऑक्यूपेशन में रहते हुए, जो बाकी सारे लोग जो हैं जिसको फॉलो कर रहे होते हैं। सो वैल्यू डिफरेंसेस मेक इट डिफिकल्ट फॉर ग्रुप्स टू नेगोशिएट एंड मे क्रिएट कन्फ्लिक्ट। तो अगर एक ही ऑक्यूपेशन में या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की वैल्यूज डिफरेंट है, तो उनके बीच में इसके वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। ये अब आपके सामने एग्जांपल्स हैं, कुछ टर्मिनल वैल्यूज की एग्जांपल देखें जो लोग सोचते हैं कि हमने हासिल करनी है। कंफर्टेबल लाइफ, एन एक्साइटिंग लाइफ, अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अ वर्ल्ड एट पीस, अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी। यानी ये वो चीज़ें हैं जो एंड रिजल्ट लोग चाहते हैं कि उनको ये चीज़ मिले। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में क्या चीज़ है, वो रास्ता जिसके थ्रू वो टर्मिनल वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं। तो being ambitious, being broad minded, being cheerful, being courageous, being forgiving, being honest, imaginative, independent, logical, intellectual, loving, obedient, polite, responsible, ये वो सारी वैल्यूज हैं जो किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकती हैं, और उनका मकसद यही है कि हम अपनी टर्मिनल वैल्यूज से इन इन करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू कैसे पहुंच सकते हैं। ये बेसिकली ये रोकेज सर्वे जो है ये इस बंडल ऑफ क्वेश्चंस जो लोगों से पूछे जाते हैं अबाउट देयर वैल्यूज, और वो जब उनको रिप्लाई करते हैं उन क्वेश्चंस को, तो उनके थ्रू हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बंदे में कौन सी टर्मिनल वैल्यू कितनी ज्यादा है और कितनी कम है, और कौन सी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कितनी ज्यादा और कितनी कम है।
ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि वैल्यूज कैन बी डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक आइडिया देने के लिए आपको एक रिसर्च में ये चीज मेंशन थी कि कुछ जैसे एग्जेक्टिव्स हैं। अब एग्जेक्टिव्स की जो टर्मिनल वैल्यूज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनको मिले, उनकी फैमिली सिक्योरिटी उनको मिले, ये उनकी टर्मिनल वैल्यूज हैं। सिमिलरली फ्रीडम उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इंपॉर्टेंट होती है, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट होती है। जबकि यूनियन मेंबर्स के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो फैमिली सिक्योरिटी, फॉलोड बाय देयर फ्रीडम, फॉलोड बाय देयर हैप्पीनेस, देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मैच्योर लव। और जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं यानी कि जो चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए टर्मिनल वैल्यूज में इक्वालिटी, अ वर्ल्ड ऑफ पीस। अब ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से यहाँ पे लिखी हुई है, फैमिली सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली एग्जेक्टिव्स के लिए देखा गया है कि ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, कैपेबिलिटी, एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट अगेन ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हवाले से लिखी गई है। जबकि जो यूनियन मेंबर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 पे है, ऑनेस्टी नंबर 2 पे है, बीइंग करेजियस नंबर 3 पे है, बीइंग इंडिपेंडेंट नंबर 4 पे है और बीइंग कैपेबल नंबर 5 पे है। तो जो एग्जेक्टिव्स के लिए नंबर 3 पे है वो इंस्ट्रूमेंट यूनियन मेंबर्स के लिए नंबर 5 पे है। एक्टिविस्ट का इससे भी डिफरेंट, ऑनेस्टी उनकी लाइक एग्जेक्टिव जो है वो नंबर 1 पे है, बट बीइंग हेल्पफुल जो इन दोनों में से किसी में वो नंबर 5 नंबर में नहीं आती, इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। बीइंग करेजियस इज इम्पोर्टेंट नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 4 एंड कैपेबिलिटी इज नंबर 5। जिस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं ग्रुप्स में विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन एन इंडस्ट्री, इसी तरह जो वैल्यूज डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंट जनरेशन्स में भी देखे गए हैं। तो आप अगर ये देखें कि जो लोग बूमर्स कहलाते हैं यानी जो 1965 से 1985 के दरमियान वर्क फोर्स में एंटर हुए, उनकी जो डोमिनेंट वर्क वैल्यूज देखी गई हैं, दे बिलीव मोर ऑन सक्सेस, achievement, ambition, they do not like authority too much and loyalty to their career। अच्छा, ये बूमर्स कहलाते हैं। जो जनरेशन एक्स जो 1985 से 2000 के दरमियान वर्क फोर्स में एंटर हुए और जिनकी अप्रॉक्सीमेट एज मिड 30s टू मिड 50s है, उनकी जो डोमिनेंट वर्क वैल्यूज हैं वो ये कि वर्क लाइफ बैलेंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि काम के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी है, इम्पोर्टेंट है। दे आर मोर टीम ओरिएंटेड, वो टीम बेस्ड जॉब्स या टीम बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। रूल्स को इतना वो पसंद नहीं करते जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और रिलेशनशिप्स में ज़्यादा लॉयल्टी पाई जाती है। अब जो मौजूदा जो मिलेनियल्स हैं जो 2000 से लेके आज तक जो वर्क फोर्स में एंटर हो रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली अबाउट मिड 30s एंड बिलो उनकी एज है, एंड बिलो, तो इनकी डोमिनेंट वर्क वैल्यूज में ये कि ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, फाइनेंशियल सक्सेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फ रिलायंट हैं लेकिन टीम में भी काम कर सकते हैं, यानी टीम में रहते हुए अपनी एक इंडिविजुअलिज्म जो है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, और इनकी लॉयल्टी अपने आप से भी है और रिलेशनशिप से भी है। तो आप ये देखें कि ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो जाती हैं, इस तरह वैल्यूज भी चेंज होती रहती हैं। तो ये वर्क वैल्यूज की एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट एग्जांपल्स सोसाइटल वैल्यूज में भी चेंजेस मिलेंगी, आपको फैमिली वैल्यूज में भी चेंजेस मिलेंगी। अब हम कॉम्प्रिहेंसिवली पर्सनैलिटीज एंड वैल्यूज को वर्क प्लेस के साथ रिलेट करते हैं। तो ये देखा गया है कि मैनेजर्स के लिए कुछ चीज़ों की जॉब में बड़ी इम्पोर्टेंस होती है अपने सब ऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज में।
जिस तरीके से कि मैनेजर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन समवन्स एबिलिटी रादर देन दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पर्सन्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उनको ऐसे एम्प्लॉय ज्यादा बेहतर लगते हैं कि जो फ्लेक्सिबल हो, अडॉप्टेबल हो, चीजों को अडॉप्ट कर सके, चेंजेस को अडॉप्ट कर सके एज कंपेयर टू देयर एबिलिटीज। तो ये जो पर्सन जॉब फिट है, यानी एक पर्सन अपनी जॉब में कैसे फिट है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय हॉलैंड्स पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी, कि किस तरह कौन सी पर्सनैलिटीज कौन सी जॉब में ज्यादा फिट है। इसमें मेजर 6 पर्सनैलिटी टाइप्स, और ये एक क्वेश्चन एयर है जिसमें 160 ऑक्यूपेशनल टाइटल्स जो है वो मैच किए गए हैं विद दिस 6 पर्सनैलिटी टाइप्स। इस मॉडल के की पॉइंट्स ये हैं कि एक तो लोगों के दरमियान पर्सनैलिटी डिफरेंस, इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी डिफरेंस है, यानी उनके अंदर बिल्ट इन ये पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स आइडेंटिफाई की गई हैं, और फिर ये देखा गया है कि वो लोग जो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जॉब करते हैं, जिनकी जॉब और पर्सनैलिटी आपस में ज्यादा कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि ये ज्यादा सिमिलैरिटी है उनके बीच में, they are they should be more satisfied in their job and they should be more willing to leave that job। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जो कल्चर है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इन पर्सनालिटी एंड जॉब फिट। तो ये कल्चर को हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये देखेंगे जो 6 पर्सनालिटी टाइप्स जो हॉलैंड की पर्सनालिटी टिपोलॉजी में, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, सोशल, कन्वेंशनल, एंटरप्राइजिंग एंड आर्टिस्टिक, ये 6 हमने अब आप देखें हमने जो पर्सनालिटी टाइप्स डिस्कस की थी उनमें हमने बिग 5 डिस्कस की और MBTI डिस्कस की, और अब ये हम तीसरी टाइप जो एक वास्ट पर्सनैलिटी टाइप डिस्कस कर रहे हैं, डायमेंशंस जिनमें बनती हैं वो है रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, सोशल, कन्वेंशनल, एंटरप्राइजिंग एंड आर्टिस्टिक। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जिससे हम पर्सनैलिटीज को देख सकते हैं। अच्छा, रियलिस्टिक पीपल वो होते हैं जो प्रिफर करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज, और उनको इस काम के लिए स्किल, स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। तो ये कौन सी ऑक्यूपेशन में ज्यादा फिट बैठते हैं? मैकेनिक्स, ड्रिल प्रेस ऑपरेटर, असेंबली लाइन वर्कर्स, फार्मर्स एटसेट्रा। जो इन्वेस्टिगेटिव लोग होते हैं जो प्रेफर एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिसमें थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व हो, ये लोग बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह में ज्यादा बेहतर काम करते हैं। जो सोशल पर्सनालिटी टाइप वाले होते हैं who prefer activities that involve helping and developing others, तो ये सोशल वर्कर्स, टीचर, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस किस्म के ऑक्यूपेशन में ज्यादा फिट बैठते हैं। जो कन्वेंशनल पीपल होते हैं जिनको रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर और ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा पसंद हैं जो एम्बिगुअस ना हो, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी ना हो, बड़ी एक पैटर्न में काम चल रहा हो, ये लोग अकाउंटेंट ज्यादा बेहतर बनते हैं, कॉर्पोरेट मैनेजर ज्यादा बेहतर बनते हैं, बैंक में कैशियर ज्यादा बेहतर बनते हैं, और फाइल क्लर्क टाइप जो क्लरिकल जॉब्स हैं वो इसमें ज्यादा फिट बैठते हैं। जो एंटरप्राइजिंग पीपल होते हैं ये कौन होते हैं? who prefer verbal activities in which there are opportunities to influence others and attain power, यानी कि इनमें बोलने, बात करना और बात करके लोगों को काम करना या कन्विंस करना, उनके अंदर ये पावर ज्यादा होती है। ये लोग लॉयर्स बेहतर बन सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स बेहतर बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट या स्मॉल बिजनेस मैनेजर ज्यादा बेहतर तरीके से बन सकते हैं। एंड फाइनली जो आर्टिस्टिक टाइप होते हैं, ये हॉलैंड की टिपोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो आर्टिस्टिक टाइप पीपल होते हैं जो जिनको कंफ्यूजिंग काम, अनसिस्टमेटिक काम लेकिन क्रिएटिव काम पसंद है, ये लोग पेंटर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स, इंटीरियर डेकोरेटर ज्यादा बेहतर तरीके से बन सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि हॉलैंड ने ये जो पर्सनैलिटी टिपोलॉजी बनाई है उसको बनाने का मकसद ही ये था कि ये डिफरेंट टाइप्स को डिफरेंट जॉब्स के साथ मैच किया जा सके। तो आप अगर किसी भी जैसे जहां जब जॉब्स
सेमिनार्स होते हैं या जब जॉब के डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, तो अगर आप ये वोकेशनल प्रेफरेंस इन्वेंटरी जो है ये स्टूडेंट से सॉल्व कराएं, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई हो सकती है कि आप इसमें से किस डायमेंशन या टाइप में लाए करते हैं और कौन सी ऑक्यूपेशन आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगी. So you can also search this these kind of questions on internet और इनको solve करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि which of these occupation fits better to you. और ये सिर्फ यही occupations नहीं है, इनको आप जस्ट एक एग्जाम्पल समझें, इसे मिलती जुलती दूसरी occupations भी हो सकती हैं. And in addition to matching the individual's personality to the job, इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी फिट होना होता है. यानी जॉब तो वो टास्क है, वो काम है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, यानी एज अ बैंक कैशियर ये आपकी जॉब है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बैंक. अब बैंक के साथ भी आपकी पर्सनैलिटी यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पर्सनैलिटी का फिट जो है वो मैनेजर्स के लिए कंसर्न होता है. सो द एम्प्लॉयज पर्सनैलिटी मस्ट फिट विद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. कल्चर क्या होता है? द वे पीपल डू थिंग्स इन अ सेटअप. ठीक है, ये कल्चर नेशनल कल्चर भी हो सकता है, एक मुल्क में लोग आमतौर पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी होता है, ये फैमिली कल्चर भी होता है. तो एक कलेक्टिवली लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बड़ी सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं कि द वे वी डू थिंग्स कलेक्टिवली. सो पीपल आर मोर अट्रैक्टिव टू ऑर्गेनाइजेशन दैट मैच देयर वैल्यूज. अब जैसे कुछ लोग बैंक्स में जॉब करना पसंद नहीं करते, इज बिकॉज दे फील के वहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट बेस्ड काम हो रहा है एंड वो उनकी वैल्यूज जो रिलीजियस वैल्यूज हमें मिली हैं उनसे मैच नहीं कर रहा, तो वो उस चीज़ को प्रिफर नहीं करेंगे. कुछ लोग जो हैं वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना पसंद करेंगे जिसमें इक्विटी ज़्यादा इक्वालिटी को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, जहाँ पे जो विमेन स्टाफ है उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, जो फीमेल स्टाफ है. तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं. सो दोज हु मैच आर मोस्ट लाइकली टू बी सिलेक्टेड. अब जिनकी वैल्यू सिस्टम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन से मैच कर रही है, वो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको जॉब मिल सकती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं. लेकिन अगर मिस मैच हो जाए, जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि मैंने 2 या 3 ऐसी जॉब्स की, जैसे मैं एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में गया जहाँ पे मुझे लगा एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लेकिन मेरी वैल्यूज़ के साथ वो काम मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे अनएथिकल टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो आई क्विट दैट जॉब. तो ये मैं इस तरीके से आपको एग्जांपल सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपकी मैच नहीं कर रही, तो आपको उस जॉब में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं. And we can also use the big five personality type, that is extroversion, conscientiousness, openness to experience, and emotional stability to match with the organizational culture. अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने यही बात की कि कल्चर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है, इस तरह अराउंड द वर्ल्ड भी जो कल्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. और हमें हमेशा पर्सनैलिटी और वैल्यूज को समझना है कल्चरल पर्सपेक्टिव में. तो कई ऐसी पर्सनैलिटी के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे बिग फाइव. हमने बिग फाइव भी पढ़ा, हमने MBTI भी पढ़ा, और हमने अभी थोड़ी देर पहले हॉलैंड का फ्रेमवर्क भी स्टडी किया. तो इनको हमें कल्चरल पर्सपेक्टिव में भी समझना चाहिए. सो कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी किसी कल्चर में ज़्यादा उनको फोकस किया जाता है और किसी कल्चर में कम फोकस किया जाता है. लेकिन हमें क्या पता चले कि कल्चर किस तरह डिफरेंट है? उसके लिए एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है जो हॉफस्टेड ने बनाया, और अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको उसकी वेबसाइट भी मिलेगी जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए और इवन कंपैरिजन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा. तो उसके 5 वैल्यू डायमेंशंस, हालांकि इससे ज़्यादा हैं लेकिन ये 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके ज़रिए हम कंट्रीज की
कल्चरल डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है पावर डिस्टेंस, फिर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वर्सेस कलेक्टिविस्टिक कल्चर। कल्चर के एस्पेक्ट में मैस्कुलिनिटी भी हो सकती है या फेमिनिटी भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस भी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर इज कल्चरल डिफरेंसेस, और हम इन 5 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। हॉफस्टेड के कल्चरल फ्रेमवर्क में सबसे पहले है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस क्या है कि किसी सोसाइटी में ये एक्सेप्ट करना कि जो पावरफुल पीपल हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज के जिनके जो लो पावरफुल पीपल हैं। सो द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी एक्सेप्ट दैट पावर इन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। जो बॉस है वो बहुत हाई लेवल की चीज है और जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत लो लेवल की चीज है। लो डिस्टेंस उन कल्चर्स में होता है जिनमें रिलेटिवली इक्वल पावर इज शेयर्ड बिटवीन दोज विद स्टेटस वेल्थ एंड दोज विदाउट स्टेटस एंड वेल्थ। यानी कि जो सोसाइटीज ये समझती हैं कि पैसा और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो पोजीशन है वो आपको दूसरों से इतना डिफरेंस नहीं बनाती, वो सोसाइटीज लो पावर डिस्टेंस है। तो यू वुड अप्रिशिएट के देयर आर मैनी यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है और गरीब लोग जो है उनसे कम टैक्स लिया जाता है, और इक्वल आमतौर पे लोगों को स्टेटस मिलता है बहुत हद तक। वो लो पावर डिस्टेंस सोसाइटीज हैं। वहाँ पे आपको बॉस से बात करने या बड़े साहब से बात करने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता, उनकी रिस्पेक्ट ओवर रिस्पेक्ट नहीं करनी पड़ती, या जिस तरीके से एक दे कैन बी फ्रेंड्स इवन इवन जो चौकीदार है या जो गार्ड है वो किसी मैनेजर के साथ दोस्त भी हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो यू वुड फील के जी जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं और जो डिफरेंट पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी वजह से आपका स्टेटस नहीं डिटरमिन होता। जो हाई डिस्टेंस सोसाइटीज हैं उनमें एक तो एक्सट्रीमली अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दोज विद स्टेटस वेल्थ एंड दोज विदाउट। तो पैसा और स्टेटस जो है यानी आपकी पोजीशन जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है। और ये आप देखेंगे हमारी सोसाइटी इज अ हाई डिस्टेंस सोसाइटी, जिसमें जो बॉस है या जो हायर अप्स लोग हैं या जो अमीर लोग हैं उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, और जिनके पास पैसा कम है जिनका स्टेटस लो है उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ज़िम्नन भी बताता चलूँ कि हाई डिस्टेंस सोसाइटीज़ में जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह होती हैं कि जो जिनके पास स्टेटस और वेल्थ है उनके बहुत सारे कसूर माफ़ कर दिए जाते हैं, और जिनके पास कम स्टेटस और कम वेल्थ है उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है, उनको ज़्यादा बिटरली पनिश किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा एक वियर्ड सा वैल्यू सिस्टम है जो सोसाइटीज़ में प्रिवेल करता है। Then there are some societies in which people are prefer to have individualistic achievements. ठीक है, तो वो इंडिविजुअली जो है वो अचीव करना चाहते हैं, वो अपना एक सेल्फ वर्थ की वजह से उनका ये ख्वाहिश है कि एज अ पर्सन हम ज़्यादा सक्सेसफुल हों। जबकि जो कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज होती हैं जैसे जापान की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, वेरी कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी। एशियन कल्चर ज़्यादा कलेक्टिविस्ट है, उनमें जो सोशल फ्रेमवर्क है वो ज़्यादा टाइट है। लोग एक ग्रुप में काम करना और ग्रुप में अचीव करना ज़्यादा पसंद करते हैं और एक दूसरे को लुक आफ्टर और प्रोटेक्ट करते हैं इन अ ग्रुप। US is a very individualistic society, and many Asian cultures, especially Japan, and you can also see some examples on internet which are more collectivistic societies. तो यहाँ पे एक सोशल फ्रेमवर्क ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जो मैस्कुलिन कल्चर्स होते हैं उनमें जो सोसाइटी है वो अचीवमेंट पावर और कंट्रोल को ज़्यादा प्रिफर करती है। तो वहाँ पे जो वर्क वैल्यूज़ हैं उनके अंदर ये 3 डायमेंशंस जो हैं वो ज़्यादा नुमायां होती हैं। ठीक है, और साथ साथ असर्टिवनेस यानी एक पावर एंड मटेरियलिज्म जो है वो ज़्यादा प्रिफर किया जाता है।
जो फेमिनिन सोसाइटी और मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का ये मेल और फीमेल से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो फेमिनिस्टिक सोसाइटी हैं उनमें देयर इज अ लिटिल डिफरेंशिएशन बिटवीन रोल्स फॉर मैन एंड वीमेन। यहाँ पे लव, केयर, इक्वालिटी, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है जो फेमिनिटी बेस्ड कल्चर्स होते हैं। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि चीज़ें जिस तरीके से हैं वैसे ही चलती रहें, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए। तो जो हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वाले कल्चर्स हैं वहाँ पे सोसाइटी को कंफ्यूजिंग सिचुएशंस पसंद नहीं आती, उनको अवॉइड करते हैं, यानी वो चेंजेस को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ कोई नई पॉलिसी आई है वो उसको आराम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि वो अवॉइड करें। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि आप लोगों ने मार्केट्स में नहीं जाना, घर में रहना है, तो वो उसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि उनके लिए वो भी बड़ी अनसर्टन सिचुएशन है। अगर कोई नई पॉलिसी आएगी वो इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए एक अनसर्टन सी सिचुएशन है। इसी तरीके से कोई नेशनल डिजास्टर आएगा तो वो ज़्यादा उसमें परेशान हो जाएंगे क्योंकि दे अवॉइड अनसर्टन सिचुएशन। जो लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, जो बड़ी प्रोग्रेसिव किस्म की सोसाइटीज होती हैं, दे डू नॉट माइंड एम्बिगुअस सिचुएशन, इनफैक्ट दे एम्ब्रेस देम। वो उनके लिए जो कोई कंफ्यूजिंग और एम्बिगुअस सिचुएशन आती है, जो थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है, उसको अवॉइड नहीं करते, रादर वो उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो ये भी एक कल्चरल डायमेंशन है इन इन हॉफस्टेड्स फ्रेमवर्क। टाइम ओरिएंटेशन इज वन ऑफ अदर डायमेंशन। जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड सोसाइटीज होती हैं वो फ्यूचर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं और दे एम्फसाइज द फ्यूचर थ्रिफ्ट एंड परसिस्टेंस, और परसिस्टिवली जो भी प्लान करती हैं उसके को फॉलो करती हैं। जो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड सोसाइटीज होती हैं वो नाव में रहती हैं, ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करती। वो बस सिर्फ अगर कोई प्रॉब्लम है तो फायर फाइटिंग कर सकते हैं उसको, उनके पास लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते। तो इसको बताने का मकसद ये है कि हमारी पर्सनैलिटी और वैल्यूज को हमें कल्चरल पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। देयर आर रीजनल डिफरेंसेस विद इन द कंट्रीज एज वेल। जैसे हमारी कंट्री में आप देखेंगे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट प्रोवेंसेस में, डिफरेंट रीजन्स में, इन कल्चर्स में आपको डिफरेंस मिलेगा। अब हॉफस्टाइड का जो है ये जो डायमेंशंस हैं, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फूल प्रूफ नहीं है। हमें हर चीज़ को सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। हमें हर चीज़ को, क्योंकि सिर्फ कल्चर नहीं यहाँ पे होता, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी होता है, यहाँ पे फैमिली कल्चर भी होता है, यहाँ पे रीजनल कल्चर भी होता है। तो कंट्री का कल्चर इतना ज़्यादा फिर उसमें पार्ट प्ले नहीं करता। तो हमें इन सारी चीज़ों को कंबाइंड विद पर्सनैलिटी, विद वैल्यूज देखना पड़ेगा किसी भी एक पर्सन के बिहेवियर को जज करने के लिए। लेकिन हॉफस्टाइड फ्रेमवर्क में अगर वीकनेसेस भी हैं उसके बावजूद इट इज़ अ वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क टू डिटरमिन के हम किस तरीके से कंट्रीज के कल्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर एक ग्लोब फ्रेमवर्क है विच इज सिमिलर टू हॉफस्टाइड फ्रेमवर्क, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल डायमेंशंस भी हैं, जैसे ह्यूमैन ओरिएंटेशन कि सोसाइटी का ये एस्पेक्ट कि वो किस हद तक लोगों की मदद करना, जेनरस होना और काइंड होना, उस सोसाइटी में ये वाली करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन भी है कि हाउ मच सोसाइटी इनकरेज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड एक्सीलेंस। टू सम अप आवर डिस्कशन, हमने इस चैप्टर में पर्सनैलिटी को डिस्कस किया, उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स देखे, जैसे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखा। हमने कहा कि पर्सनैलिटी को हमेशा सिचुएशन के हिसाब से आपने एक्सप्लोर करना है। उसके बाद हमने MBTI को भी देखा जिसमें 16 पर्सनैलिटी टाइप्स बन रही थी। सो MBTI हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन बंदा कौन सी जॉब में ज़्यादा फिट बैठता है थ्रू MBTI, थ्रू बिग 5, थ्रू हॉलैंड पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क। फिर हमने वैल्यूज़ को देखा और हमने कहा कि हमारे बहुत सारे एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स और परसेप्शंस ये हमारी वैल्यूज़ की वजह से शेप अप होते हैं। तो हम
हो सकता है कि हम अपनी वैल्यूज जो हैं उनको चेंज भी कर लें, हो सकता है हम अपने वैल्यूज जो हैं दूसरों की वैल्यूज को अपने वैल्यूज के हिसाब से अलाइन भी कर दें। So high performance satisfaction achieved when the individual's value match those of the organization. तो organizational के साथ आपकी values अगर match हो तो आपकी performance जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। So that was all about this personality and value chapter, which is one of the most important part of organizational behavior, क्योंकि इससे हमें एज अ मैनेजर और एज एन एम्प्लॉय ये समझने में मदद मिलती है कि लोगों की डिफरेंट बिहेवियर्स या डिफरेंट एटीट्यूड्स या डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन या डिफरेंट परसेप्शंस या डिफरेंट इमोशंस किस तरीके से शेप अप होती है। तो थैंक यू।